एक व्यक्ति शाम के वक्त अपनी पत्नी और 1.5 साल की बच्ची के साथ बाइक पर सवार होकर अपने ससुराल से घर के लिए रवाना होता है। लेकिन जैसे ही एक सुनसान जगह पर पहुंचता है, कुछ लोग उसका रास्ता रोक लेते हैं। वे लोग उस व्यक्ति के ऊपर हमला ही नहीं करते हैं, बल्कि उसकी पत्नी को ज़बरदस्ती उठाकर जंगल के तरफ लेकर चले जाते हैं। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा होता है जिसे जानकर आपके भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। नमस्कार, आदाब, मैं हशमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है कानपुर, और इसी कानपुर का एक थाना पड़ता है सिवली। सिवली थाने के अंतर्गत एक गांव आता है केसरी निवादा। बात कर रहा हूं मैं 5 सितंबर 2023 की रात्रि के करीब 8 बजे के आसपास। दरअसल इसी केसरी निवादा से एक व्यक्ति पुलिस को फ़ोन करता है और रोते बिलखते पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मेरा नाम रमन पाल है। रमन, जिसकी उम्र है लगभग 34 साल के आसपास। रमन पुलिस वालों से कहता है कि साहब, कुछ लोगों ने मेरी पत्नी का अपहरण कर लिया है और उसे लेकर के जंगल में चले गए हैं। आप प्लीज़ कैसे भी करके मेरी पत्नी को बचा लीजिए। रमन जैसे इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहता है, पुलिस आनन फानन में अपने टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है। लेकिन पुलिस जब घटनास्थल पर पहुंचती है तो देखती है कि वहां पे पहले से ही काफ़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। इधर रमन जब अपने सामने पुलिस वालों को देखता है, उनके सामने जाता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मेरी पत्नी का नाम सरिता है। सरिता, जिसकी उम्र है लगभग 30 साल के आसपास। रमन पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मेरी पत्नी गहलो गांव की रहने वाली है। दरअसल शाम के वक्त जब मैं अपनी पत्नी और बच्ची के साथ अपने घर के लिए रवाना हुआ, इस गांव के नहर के किनारे से जब जा रहा था, 3 लोगों ने मेरा रास्ता रोक लिया। उन लोगों ने मेरे ऊपर हमला ही नहीं किया, बल्कि मेरी पत्नी को लेकर जंगल के तरफ चले गए। रमन जैसी इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहता है, पुलिस अपनी टीम के साथ उस जंगल में जाती है और सरिता की हर जगहों पर तलाश करती है। इधर पुलिस अभी सरिता की तलाश कर ही रही थी, तभी रमन इस बात की जानकारी अपने ससुर कमलेश पाल को दे देता है। कमलेश पाल भी घटनास्थल पर पहुंच जाता है। पुलिस अपनी तमाम कोशिश कर लेती है, लेकिन इसके बावजूद भी सरिता का कहीं कुछ पता नहीं चलता है और काफ़ी रात भी हो जाती है। काफ़ी रात हो जाने की वजह से पुलिस अब रमन और उसके ससुर कमलेश पाल को अपने साथ लेकर थाने में पहुंच जाती है। इधर दोनों जब थाने में पहुंचते हैं तो कमलेश पाल पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मेरा दामाद सब कुछ झूठ बोल रहा है। दरअसल रमन ने ही मेरी बच्ची को कहीं गायब किया है, क्योंकि रमन मेरी बच्ची के साथ में काफ़ी दुर्व्यवहार करता था। कमलेश जैसे इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहता है, इसे सुन करके रमन तुरंत ही पुलिस वालों का पैर पकड़ लेता है और रोते बिलखते पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मैं अपनी बच्ची की कसम खा करके कह रहा हूँ, मैंने सरिता को गायब नहीं किया है। दरअसल वो 3 लोग थे और सरिता को ज़बरदस्ती उठाकर जंगल में लेकर के गए। रमन जैसी इस तरह की बात पुलिस वालों से कहता है, पुलिस रमन और कमलेश दोनों को जवाब देती है कि हम कल फिर चल करके उस जंगल में सरिता की तलाश करेंगे। अगली सुबह पुलिस अपने टीम के साथ फिर से उस जंगल में जाती है और जाकर सरिता की तलाश करती है। तब जाकर के सरिता पुलिस को मिलती है। दरअसल सरिता की हत्या कर दी गई थी। पुलिस जब सरिता की डेड बॉडी को चेक करती है तो मालूम चलता है कि उसके शरीर पे कई जगहों पे चोट और घाव के निशान ही नहीं थे, बल्कि उसके गले में उसकी चुन्नी लपेटी गई हुई थी, जिसे देख करके अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि शायद सरिता की उसी चुन्नी से हत्या की गई थी। इधर कमलेश और उसका दामाद रमन जब सरिता की डेड बॉडी को देखते हैं, चीख चीख करके रोना धोना शुरू करते हैं। पुलिस सबसे पहले सरिता की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और फिर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और रमन के ही तहरीर पे धारा 302 के तहत अज्ञात अपराधियों के विरोध में मुकदमा दर्ज करती है और इस केस की छानबीन करना शुरू करती है। पुलिस अपनी तमाम कोशिश कर लेती है, लेकिन इसके बावजूद भी अपराधियों का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। जैसे ही एक दिन का समय गुजर जाता है, इधर कमलेश पाल पुलिस के ऊपर फिर से दबाव डालना शुरू कर देता है। कमलेश पाल पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि मेरी बच्ची की हत्या किसी और ने नहीं, बल्कि मेरा ही दामाद रमन ने किया है। कमलेश जब इतने दावे के साथ पुलिस वालों से कहता है, पुलिस फिर से रमन से पूछताछ करती है। रमन इस बार भी पुलिस वालों को फिर से वही कहानी सुनाता है
लेकिन इस बार पुलिस अब रमन के साथ सख्ती से पेश आना शुरू करती है। पुलिस जैसे ही अपना सख्ती दिखाना शुरू करती है, आखिरकार मजबूर होकर रमन अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। रमन पुलिस वालों से कहता है कि साहब, सरिता की हत्या मैंने ही किया है। लेकिन रमन जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद किसी को भी अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता है। सरिता, जिसके पिता का नाम है रामपाल, माँ का नाम है शर्मिला देवी। रामपाल के टोटल 3 बच्चे हैं, जिसमें 2 बेटियां और 1 बेटा। बड़ी बेटी की शादी कर चुका है, दूसरा बेटा है लाखन और सबसे छोटी बेटी है सरिता। कमलेश, जो कि खेती किसानी का काम करता है, बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों की परवरिश करता है। इधर सरिता जैसे ही जवानी के दहलीज पे कदम रखती है, कमलेश पाल अपनी बच्ची की शादी कराने के लिए एक लड़के का तलाश करना शुरू कर देता है और आखिरकार कमलेश पाल की ये तलाश भी बहुत जल्द पूरी हो जाती है और उसे रमन मिल जाता है। रमन, जो चौबेपुर थाना के अंतर्गत पनऊ पूर्वा गांव का रहने वाला है। रमन के पिता का नाम है रामपाल, माँ का नाम है उमापाल। रामपाल के टोटल 2 बेटे हैं, जिसमें बड़ा बेटा अमन और छोटा बेटा रमन। अमन, जिसकी शादी हो चुकी है। अमन अपनी पत्नी के साथ हरियाणा के गुड़गांव शहर में रहता है। रमन, जो कि बड़ी मुश्किल से 8वीं क्लास तक पढ़ाई करता है और फिर अपने ही इलाके के एक छोटी सी कंपनी में सफाई कर्मचारी की नौकरी करता है। साथ ही साथ अपने पिता के साथ खेती किसानी का भी काम करता है। इधर कमलेश पाल को रमन जैसे ही पसंद आ जाता है, 17 फरवरी 2018 को अपनी बेटी की शादी रमन से कर देता है। सरिता जब शादी करके अपने ससुराल में जाती है, कुछ दिन का जैसे ही समय गुजरता है, सरिता के सास उसे परेशान करना शुरू कर देती है। दरअसल उसकी सास दहेज को लेकर के परेशान करती है, क्योंकि सरिता जब शादी करके अपने ससुराल में आती है तो अपने साथ में कुछ भी दहेज लेकर नहीं आती है। इस बात को लेकर के उसकी सास जब उसे परेशान करना शुरू करती है, इस बारे में सरिता अपने पति से शिकायत करती है। लेकिन सरिता जब अपने पति से शिकायत करती है तो रमन अपनी पत्नी की बात सुनने के बजाय अपनी माँ की बात सुनता है। सरिता जब अपने पति से शिकायत करती है तो रमन भी उसकी बुरी तरीके से पिटाई करने लगता है। सरिता को लगता है कि उसकी शादी गलत जगह पे हो चुकी है। जब उसकी सास बार बार उसके ऊपर दबाव डालना शुरू करती है कि तुम अपने मायके से जा कर के दहेज लेकर आओ, इस पर सरिता अपने सास को साफ साफ जवाब देती है कि अगर मुझे पहले मालूम होता कि आप लोग दहेज की इतनी लालची हैं, मैं ये शादी ही कभी नहीं करती। जैसे इस तरह की जवाब देती है, रमन सरिता की और भी बुरी तरीके से पिटाई करता है। लेकिन इसके बावजूद भी सरिता इस बारे में अपने माता पिता से कुछ भी नहीं बताती है, बल्कि अपने पति के साथ वैसे ही समय गुजारना शुरू कर देती है। जैसे ही लगभग 1.5 साल का समय गुजरता है, सरिता की एक बच्ची भी हो जाती है। लेकिन बच्ची जैसे इस दुनिया में आती है, इस वजह से उसकी सास और ज़्यादा भड़क जाती है, क्योंकि उसकी सास एक पोते का इंतज़ार कर रही थी। बच्ची जैसे ही आंगन में आ जाती है, उसकी सास और उसके पति अब दोनों मिल कर के सरिता को परेशान करने लगते हैं। आए दिन हर रोज़ जब छोटी मोटी बातों को लेकर झगड़े तकरार शुरू हो जाता है, एक दिन रमन के पिता इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि रमन को अपने घर से बाहर निकाल देता है। उसके बाद से रमन अपनी पत्नी और बच्ची को लेकर घर से बाहर निकल जाता है और एक किराए का कमरा लेकर रहने लगता है। चूँकि रमन इतना भी पैसा नहीं कमा पाता था जिससे अपने परिवार को सही तरीके से पालन पोषण कर सके। रमन जब परेशानियों से गुजरना शुरू होता है, शराब का सहारा ले लेता है। शराब ही नहीं पीता है, बल्कि ढेरों सारे कर्ज भी ले लेता है। रमन ये सारा कर्ज अपने ही दोस्त रंजीत पाल से लेता है। रंजीत, जो रमन के बचपन का दोस्त है। एक दिन रमन का दोस्त रंजीत जब उसके घर पे जाता है और जब पहली बार उसकी पत्नी की खूबसूरती को देखता है तो उसकी खूबसूरती देख उसका दीवाना हो जाता है। रंजीत अब सरिता के नज़दीक जाने के लिए अक्सर उसके घर पे जाना शुरू कर देता है। रंजीत को ये मालूम चल जाता है कि रमन शराब का आदी हो चुका है। अक्सर जब शाम के वक्त उसके घर पे जाता है, अपने साथ में एक शराब की बोतल भी लेकर जाता है और फिर रमन के ही घर में दोनों साथ बैठ कर के शराब पीते हैं। और हर बार रंजीत एक मौके का तलाश करता है। जैसे ही रंजीत को एक दिन मौका मिल जाता है, सरिता से अपने दिल की बात कहता है। लेकिन रंजीत जैसे ही अपनी दिल की बात सरिता से कहता है, सरिता रंजीत के ऊपर एकदम से भड़क जाती है। सरिता अब रंजीत की अपने पति से शिकायत ही नहीं करती है,
बल्कि उसके अपने घर पे आने से रोक भी लगा देती है। लेकिन जब अपने पति से शिकायत करती है तो रमन अपने दोस्त को समझाने के बजाय अपनी पत्नी से कहता है कि रंजीत जो चाहता है तुम उसके साथ कर लो, क्योंकि रमन रंजीत के कर्ज से इस कदर से डूब चुका था कि चाह कर भी वो रंजीत को मना नहीं कर पाता है। इधर रंजीत जब अपनी तमाम कोशिश कर लेता है, सरिता जब उसकी बात नहीं मानती है। एक दिन रंजीत अपने दोस्त वीरपाल से मुलाकात करता है और वीरपाल से सरिता के बारे में बताता है। कहता है कि मैं किसी भी कीमत पे एक बार सरिता से मिलना चाहता हूँ। वीरपाल भी रंजीत का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। एक दिन रंजीत वीरपाल को लेकर के अपने साथ में एक शराब की बोतल रमन के घर पे पहुंचता है। तीनों एक साथ बैठ कर के शराब पीते हैं। रंजीत और उसका दोस्त मिलकर के रमन को काफ़ी मात्रा में शराब पिलाते हैं। रमन जैसे ही काफ़ी नशे में आ जाता है, उसके बाद से रंजीत और उसका दोस्त वीरपाल सरिता के कमरे में एंट्री कर जाते हैं और दोनों सरिता के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। सरिता वहाँ से कैसे भी भागकर किचन में चली जाती है और किचन में से एक तेज़ धार चाकू निकालती है और दोनों के तरफ दिखाते हुए धमकी देती है। कहती है कि अगर तुम लोगों ने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश किया तो या तो मैं अपने आप को मार लूँगी या फिर तुम दोनों को ही जान से मार दूँगी। दोनों ही जब सरिता का इस कदर से रूप देखते हैं, डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन सरिता जब इस बारे में अपने पति से कहती है तो रमन इसके बावजूद भी अपने दोस्तों के साथ एक्शन नहीं लेता है। 30 अगस्त 2023 को रक्षाबंधन होता है। सरिता अपने पति से अपने मायके जाने के लिए कहती है, अपने भाई को राखी बांधने के लिए। लेकिन रमन अपनी पत्नी को उसके मायके जाने से साफ इनकार कर देता है। सरिता जब जिद करने लगती है, रमन उसकी पिटाई भी कर देता है। लेकिन सरिता उस दिन अपने पति की बात नहीं मानती है और अपनी बच्ची को लेकर के अपने मायके में चली जाती है। लेकिन इस बार सरिता जब अपने मायके में पहुंचती है तो रंजीत और उसके दोस्तों के सारे करतूतों के बारे में अपने पिता और भाई से बता देती है। जैसे ही अपने मायके में पहुंचती है, उसके थोड़ी देर के बाद रमन भी अपने ससुराल में पहुंच जाता है अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए। लेकिन रमन जब अपने ससुराल में पहुंचता है तो सरिता के माता पिता और उसके भाई रमन को काफ़ी बेइज्जत करते हैं और उसे अपने घर से निकाल देते हैं। इधर रमन जब काफ़ी बेइज्जत होकर अपने घर पे आता है, उसी दिन ही सरिता को इस दुनिया से हटाने का तय कर देता है। रमन अपनी पत्नी को इस दुनिया से हटाने के लिए जा कर के अपने दोस्त रंजीत से मुलाकात करता है और फिर सरिता को इस दुनिया से हटाने की बात कहता है। इधर रंजीत को जब मालूम चलता है कि रमन खुद ही अपनी पत्नी को इस दुनिया से हटाना चाहता है, रंजीत भी रमन का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन रमन और रंजीत अब सरिता को इस दुनिया से हटाने के लिए एक प्लान बनाते हैं। इस प्लान में रंजीत अपने दोस्त वीरपाल और अपने ही गांव का एक लड़का सौरभ को भी शामिल कर लेता है। रमन रंजीत से कहता है कि मैं 5 सितंबर को अपने ससुराल में जाऊंगा और अपने पत्नी को अपने साथ लेकर आऊंगा। तब तक तुम तीनों जाकर के केसरी निवादा गांव के नहर के किनारे छुप करके रहना। जैसे ही मैं अपनी पत्नी को लेकर के वहां पे पहुंचूंगा, सरिता की हत्या कर देंगे। 5 सितंबर 2023 को इसी प्लान के तहत रमन अपने ससुराल में चला जाता है। शाम के वो जब ससुराल में पहुंचता है, उसके ससुराल पहुंचने से पहले ही रमन के तीनों दोस्त जा कर के नहर किनारे छुप जाते हैं। शाम के करीब 7 बजे के आसपास रमन जब सरिता को लेकर अपनी बच्ची के साथ बाइक पर सवार होकर ससुराल से रवाना होता है, जैसे ही केसरी निवादा गांव के नहर के किनारे तक पहुंचता है, वहां पे जाकर बाइक रोक देता है और वहीं पे तीनों से मुलाकात करता है। वहां पे रमन के तीनों दोस्त आते हैं और सरिता को ज़बरदस्ती उठाकर जंगल में लेकर जाते हैं। जंगल में ले जाने के बाद सरिता की बुरी तरीके से पिटाई ही नहीं करते हैं, बल्कि उसी की चुन्नी को उसके गले में लपेटकर तब तक ज़ोर से खींचते हैं जब तक सरिता की सांसें नहीं रुक जाती है। सरिता जैसे इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है, उसके बाद से रमन अपने तीनों दोस्तों को घर पे भेज देता है, अपने बाइक के पास आता है और फिर अपने पास से एक ब्लेड लेकर के अपने हाथों पे चला देता है, जिसकी वजह से रमन के भी हाथों से खून बहने लगता है। उसके थोड़े देर के बाद रमन चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है। रमन की चीख पुकार सुन कर के आसपास के लोग भी वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं। उसके बाद खुद रमन ही पुलिस को फ़ोन करता है और पुलिस वालों से कहते हैं कि साहब, कुछ लोगों ने मेरी पत्नी का अपहरण कर लिया है। वाकई में रमन जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है, पुलिस रमन के ही तहरीर पे उसके तीनों दोस्तों को भी अपने कस्टडी में लेकर आती है।
फिलहाल पुलिस ने इन तमाम आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर इन सब पे गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।